बशीर निजामी। जी मोहतरमा तबस्सुम साहिबा, 8 नंबर पठान अमीना बशीर अशरफ कर दीजिए, बशीर को काट के अशरफ। जाहिद सर 8 नंबर वालिद साहब का नाम अशरफ। 9 नंबर फातिमा साजिद जुम्मन मुआफिकत में 5वीं कुर्सी पे। फातिमा सज्जाद है कि साजिद है? सज्जाद, एक मिनट। हाँ हाँ रुखसार वो मुआफिकत में। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। तीनों जजेस के बेटे, दोनों लड़कियां इधर आ जाओ, साइड हो जाओ प्लीज। जरा नाम भी करेक्शन कर लीजिए और ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा। फातिमा सज्जाद है, साजिद की जगह सज्जाद है। जुम्मन ये मुआफिकत में लिखा हुआ है 9 नंबर पे, उसको मुखालिफत में करना है। और रुखसार गुलजार डावरे जो मुखालिफत में है वो मुआफिकत में करना है। तो पार्टियां बदल दी आप लोगों की। अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ किया हूँ एरर, आप समझ लेना, मैं बताऊँगा आपके पेपर में भी उसको करेक्शन करना। फातिमा सज्जाद जुम्मन मुखालिफत और उनकी साथी है रुखसार गुलजार डावरे मुआफिकत। नंबर 11 बांदेकर, क्या नाम है? बंदरकर। अच्छा बंदरकर सानिया फैयाज मुआफिकत इसरफ। और राउत मारिया अब्दुल सलाम मुखालिफत में। इधर पानी की बाटली रखो। बाप रे, ये देखिए पानी की बोतलें लेके बैठे हैं, झगड़ा खतरनाक होने वाला है। कादरी अनम रिजवान मतलब आइए, ये मुआफिकत में है। और खान रुकैया कलीमुल्ला ये मुखालिफत में। 7 टीमें हैं और 14 स्टूडेंट हैं। और बहुत एक यूनिक चीज़ है कि सातों के सातों जो ग्रुप है वो लड़कियों का ग्रुप है। सर हारी सर, मैं एरो लगा दिया हूँ, आप भी चेक कर लें। मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद रहेंगे सलमान साहब, आप टाइम कीपर हैं। सलमान बानकोरकर साहब, इनका स्टूडेंट हजूर रेस्टोरेंट ट्रेवल्स का बेल मिल जाएगी। इनका बिजनेस है, बहुत ही एक्टिव है सोशली। सर आप इस तरफ बैठिए लेफ्ट हैंड साइड पे, बेल का इंतजाम हो जाएगा। इमरान सर बेल का इंतजाम कीजिए, पीछे है, इन्हें वहाँ लेके गए और ऑफिस से लेकर आइए। और आज के इस इवेंट के डिबेट के एंकर जिनका दिल और दिमाग बहुत ही बर्दाश्त करता है इन लड़कियों के झगड़ों को, कमाल साहब आज के एंकर पे ऐसा दमदार है कि झगड़ा करने वालों को बहुत बर्दाश्त करता है। और बहुत ही एंकर का काम सब्र ज़ब्त का होता है, इनको समझाना पड़ता है, इनको एक बाउंड्री दी जाती है कि इसको क्रॉस भी करें। बस हाथापाई नहीं होती है, बदकलामी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही अच्छे अंदाज से, अदबी अंदाज से खूब लड़ते झगड़ते हैं। और खासकर रायगढ़ वालों के लिए ये बहुत ही फख्र की बात है कि यहाँ का डिबेट ऑल ओपन में सुपर डुपर हिट डुपर जो डिबेट है। जोरदार तालियों से इन बच्चों का इस्तेमाल करें, खड़े रहिए, जोरदार तालियां। दिन भर बेचारे इंतजार करते रही, अपने साथ पानी की बोतलें छुपा के रखी है, पानी पी पी के लड़ती है। फजलदार साहब, ये आपके यहाँ के पानी का असर है, रायगढ़ के पानी का। ये नागुट ने मेरा सरनेम की वजह से बहुत सारे पूछते नागुट ना कि मैं, हमने कहा 150 साल पहले छोड़ के चले गए, हम रायगढ़ को छोड़ के रत्नागिरी चले गए। जी बैठिए। तो अभी मैं ये पूरा आज का इवेंट, आखिरी इवेंट हवाले करने जा रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एंकर, वन ऑफ द बेस्ट वॉइस और आर्टिस्ट, और जिनका अपना चैनल है,
जो नाम है उन्हीं के नाम से कमांड मांडकर के नाम से चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अदबी लतीफ़े हैं, नज़्में, छोटे छोटे गीत, छोटे वाक़ियात और बहुत सारी सबक आमूज़ चीज़ें होती हैं, 1-1.5-2 मिनट के अंदर के छोटे क्लिप्स होते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करके उनको ज़रूर देखिए। आज नंबर देखेंगे कमाल भाई कि कितना नंबर आपका सब्सक्राइबर्स का है और बढ़ेगा कितना। हम यूट्यूबर थोड़ा सा जिक्रिया साहब जानते हैं, 25,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं। हमें भी कुछ उम्मीद रहती है कि ऐसे कुकिंग कंटेंट को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ लाइन कमान मारने का साथ सर आपका इस्तीफार है। अभी इन दोनों अपोजिट पार्टियों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है जी। इनको स्टैंड पे आके बोलना है ताकि हाथ हिलाने में काफी वो मिलेगा। हम समझ गए दिल से, दिल से पहले कहा था मुझे। और जिनको स्टैंड पे नहीं कहना है, माइक निकाल के आप कहिए। आपकी आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी, महिलाओं के लिए ज़्यादा आज़ादी। आरक्षण ना, शुक्रिया अखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोकण टैलेंट फोरम, इसका ये आखिरी स्टेज का इवेंट, तमाम मुकाबले हो चुके हैं, रिजल्ट बन रहा है। तो ये इवेंट होने तक तमाम रिजल्ट बने हुए होंगे और इसके फौरन बाद हम इनामात का, तकसीम इनामात का प्रोग्राम शुरू करेंगे। बच्चों तैयार हैं? मेरे बच्चे तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं? क्या बात है, खाना खाए लगता है। अच्छा, इसके लिए आवाज भी अच्छी आ रही है। तो जब भी ये बच्चे अच्छा बोले, ये बच्चों के साथ रहें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनके लिए तालियां बजाएं, आप लोग इनका साथ दें, तभी तो ये डिबेट में मजा आता है। हम डिबेट तीनों जिले में डिबेट करते हैं। कल चिपलून में, गौलकोट गांव में, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिले का ये इवेंट हुआ। पहली दफा रत्नागिरी जिले में जिले के बच्चों ने बहुत अच्छा डिबेट किया, तो हमने उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन एक बात मैंने कही कि कल इसका फैसला होगा डिबेट किसका अच्छा है। जब भी डिबेट रायगढ़ में मैं किया हूं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डिबेट मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट डिबेट होता है। और आज ये बच्चे, मुझे उम्मीद है, मायूस नहीं करेंगे। देखो आपके लिए बच्चों तालियां कितनी बज रही है। करेंगे ना डिबेट अच्छा? डिबेट अच्छा करेंगे ना? तो इसके कवानीन और ज़वाबित पे बात करेंगे। बच्चों, आपको पहला राउंड रहेगा 3 मिनट का। 3 मिनट में आपने आज के जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करना है, ठीक है? 3 मिनट का पहला राउंड। वो राउंड आप अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी बात रखें, मुखालिफत वाले और अपने अपनी बात। दूसरा राउंड रेपिटेशन राउंड रहेगा, उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिलेंगे 2 मिनट। कितने मिनट? 2 मिनट मिलेंगे। और कंक्लूडिंग राउंड है, जो आखिरी राउंड है, उसमें मिलेंगे आपके 2 मिनट। ऐसा करके आपका ये तीसरा राउंड पूरा होगा। अगर वक्त रहा और पब्लिक अगर एंजॉय करना चाहती है तो हम चौथा राउंड रखेंगे। चौथा राउंड फ्री राउंड रहेगा, उसमें जजेस के कुछ मार्क्स नहीं है, लेकिन चौथा राउंड संभालना मेरे लिए मुश्किल होता है। ये बच्चे इतना लड़ते हैं कि मैं किस तरफ जाऊं समझ, कभी कभी मेरे करीब आके चिल्लाते हैं। अगर कोशिश करेंगे
अगर वक्त मिलता है तो चौथा राउंड भी हम दे देंगे। बच्चों, आज के जजेस, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। मोहतरमा तपस्सुम नाडकर साहब, बहुत तालियां बजते रहे। 6 किताबों की मुसन्निफ है, उसने 6 किताबें लिखी। दूसरे जज जावेद मकसूद, जावेद सर खड़े हो जाइए। थोड़ा मुंबई से सफर करके उनकी तबीयत नासाज है, फिर भी यहाँ पे हमारे साथ है। जावेद सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। और दूसरी और बहुत अहम शख्सियत आरिफ मोहिउद्दीन सर। ये सर एक बेहतरीन मोटिवेटर है, काउंसलर है, बहुत कुछ है। मैं भी ज्यादा तफसील से नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब भी आपके स्कूल में आएंगे मेरे ख्याल से आप उनको छोड़ेंगे नहीं। बच्चे इनके पीछे पीछे भागते हैं, इतना माशाल्लाह अच्छी बात करते। तो बच्चों, ये आज के मैंने कमानी और जवाबित के बारे में बात की है, उसको आपने फॉलो करना है। एक बात आपने बहुत अच्छी तरह नोट करना है कि जाती तनकीद नहीं करना है। जाती तनकीद कोई भी नहीं, इस तरफ की टीम भी नहीं करेगी, इस तरफ की टीम भी नहीं। बहुत तो ऐसा कहीं ऐसा बोलिया जाना है, ठीक है। तो वो जिस टॉपिक से उसी टॉपिक से हम बात करेंगे। हम जाती तनकीद नहीं करेंगे चौथे राउंड तक, आखिरी राउंड तक, ठीक है। तो बच्चों, आज का उन्वान आजादी के 75 साल, क्या खोया क्या पाया। हमने क्या पाया आजादी मिलने के बाद। आजादी की जंग तकरीबन 157 इयर्स तक लड़ी गई। हजरत टीपू सुल्तान 1790 से लेकर 1799 तक उन्होंने शुरुआत की और ये जंग 157 इयर्स तक लड़ी गई। लाखों 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 लोग शहीद हुए। तब जाके कहीं हमें 1947 में रात के 12 बजे दुनिया सो रही थी, तब जाके कहीं हमें आज़ादी मिली। हम तमाम मुजाहिदीन आज़ाद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बच्चों, उसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ स्ट्रगल का। अंग्रेज तो सब कुछ लूट कर लेकर गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि सुई बनाने की चीजें हमारे पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो हमको अव्वल तरीके से पहले से सबको शुरू करना पड़ा। 1947 में हमारी एवरेज लाइफ 32 इयर्स थी, लेकिन आज हमारी लाइफ का एवरेज तकरीबन 70 साल है। तो हमने हेल्थ ग्राउंड में, हेल्थ फील्ड में काफी तरक्की की। 1951 में इंडियन रेलवे का साल माना जाता है। उस रेलवे ने 7000 रेलवे स्टेशन 1951 में बनाए। ये हमारा अचीवमेंट है, हमारे हिंदुस्तान का अचीवमेंट है, हमारे भारत का अचीवमेंट है। फिर उसके बाद ये तरक्की का जो सिलसिला शुरू हुआ और बहुत दूर तक जाता है। हमने क्या नहीं किया। सबसे पहले सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, आर्यभट्ट। उसके बाद हमने 10 सैटेलाइट एक ही दिन में दागे, ये हमारा रिकॉर्ड है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हमारे पास है, सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हमारे पास क्या नहीं है, बहुत कुछ है। स्पोर्ट्स में देखा जाए तो 1983 में हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। तो हर मैदान में, खेलों के मैदान में भी हमने अपना सिक्का जमा दिया। और क्या क्या बोलो, बहुत कुछ है। अगर मैं ज्यादा बोलूं तो बच्चे क्या बोलेंगे। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे आज बात करें और हम लोग सुने, हम लोग उसको एंजॉय करें। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं चाहता हूं कि ये मौका हमारे बच्चों को दें, ठीक है। इससे ज्यादा बोलूं तो मजा चला जाएगा। हो सकता है बच्चों ने बहुत कुछ तैयारी की हो, कुछ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज्यादा तैयारी की हो। तो आप बच्चों, आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। हम अभी इसी वक्त डिबेट शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ में बच्चों डिबेट शुरू करेंगे। आज का डिबेट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो वन ऑफ द बेस्ट डिबेट होता है, उस बेस्ट डिबेट की आज शुरुआत
सब, और मेरे साथ में मेरे टाइम कीपर सलमान बानकोटकर, सलमान खान हमारे माशाल्लाह बहुत नौजवान साथी जो हमारे हर इवेंट में हमारे, तो आपके लिए मैं बोलने से पहले ही बच्चों में ताली बजा दी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम शुरू करेंगे शुरू में फातिमा नासिर। काबिल सद-एहतराम सदर जलसा, मुकर्रमी अहले मीज़ान, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम, मुहतरम हाज़िरीन जलसा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। तूफान कर रहा है मेरे आज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा है मेरे आज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है मेरी कश्ती भंवर में है। आज़ादी के 75 सालों में हमने क्या पाया, इस मौजू पर लबकुशाई की जसारत कर रही हूँ, समाअत फरमाइए। हाज़िरीन, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ादी के साथ ही तरक्की की राहों पर गामजन हुआ। मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो गए। क्या इन 75 सालों में हमने कुछ नहीं पाया? इस हकीकत को यकसर फरामोश नहीं किया जा सकता कि इन 75 सालों में वतन अजीज ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी अहमियत का लोहा मनवाने में बेशुमार कामयाबियां हासिल की है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान तालीमी मैदान में मुसलसल तरक्की कर रहा है, जिसका बय्यन सबूत आज हम खुद तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या यह दुरुस्त नहीं? और तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपनी पहली कामयाबी उस वक्त हासिल की जब 1950 को हमारा दस्तूर नाफिज किया गया। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, जिसकी बुनियाद हमारे दस्तूर पर है। वो दस्तूर जिसमें सबको बराबर का हक दिया गया, हर बालिग शहरी को वोट देने का हक दिया गया। हक़-ए दहिंदगी से अवाम की जमहूरियत में शमूलियत यकीनी हो जाने से मुल्क की तरक्की व तरोीज के लिए हम कोशां हैं और हमारी इन्हीं काविशों से मुल्क की सूरत हाल दिन ब दिन बदलती जा रही है। हाज़िरीन, आप बखूबी वाकिफ है कि औरतों को घर की चार दीवारी में रखा जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उन्हें भी अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक दिया गया, उन्हें भी समाज में अपनी राय पेश करने का हक दिया गया, जिसकी मिसाल मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ और इजहार ख्याल कर रही हूँ। दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। 5 साला मंसूबा तारुफ हिंदुस्तान की तरक्की में सफेद साबित हुआ है। ये मंसूबा 1951 में पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसकी तवज्जो बुनियादी शोबे की तरक्की पर थी। इलावाजी ज़राई, सनती, तिब्बी, माशी, सकाफती, तमाम तर शोबाजात पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। मज़ाहिब और सकाफतों के तनू के बावजूद हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इत्तेहाद के साथ रहते हैं। इत्तेहाद का ये एहसास हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। फिर वो इत्तेहाद ज़ाहिरी हो या बातिनी, हमें रहना तो इसी मुल्क में ही है ना। सामईन, वो मुल्क जो गुलाम कहलाता था आज आज़ाद कहलाने लगा, जो पसमानदा और गरीब मुल्क कहलाता था तरक्की पजीर कहलाने लगा, जो भुखमरी और कहलसानी के लिए बदनाम था वो ग़िज़ा और ग़िज़ायत के मामले में खुद कफ़ील कहलाने लगा। जहाँ जहालत की शरह ज़्यादा थी, वहाँ तालीम की शरह में खातिर खा इजाफा हुआ है। जो दिफा के लिए दूसरों पर इंतजार करता था वो एटमी और न्यूक्लियर ताकतों का मुल्क कहलाने लगा। जी हाँ सामईन, जो जमीन पर परचम लहराने के लिए तरसता था वो चांद पर परचम लहराने वाला कहलाया, वो चांद पर परचम लहराने वाला कहलाया। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ झेला हमने, जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ झेला हमने। अजी साहब, ये सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने, जुगनू जुगनू बोया हमने। शुक्रिया। बहुत खूब। रोज़मीन इमरान। अंजाम इसका कल जरूर आएगा। मेरे
बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। समीरा रियाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस वक्त मैं आपके सामने एक निहायत ही अहम मौजू आज़ादी के 75 साल बाद हमने क्या पाया, इसी पर लब कुशाई के लिए खड़ी हुई हूँ। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन देखा कि वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 से 2022 तक तवील सफर तय कर चुका है। 75 साल का हमारा ये सफर गर्च मुतादद नशीब व फराज का हामिल रहा है, लेकिन इस तवील सफर में हम हिंदुस्तान ने बहुत कुछ किया है। इस वक्त हम आज़ादी का 75वां महाउत्सव मना रहे हैं। जश्न आज़ादी का ये खुमार हमें मज़ीद हौसले अता कर रहे हैं। जिद्दत व नुसरत से लबरेज सर ज़मीन इन अपनी नौयत का दुनिया की सब बड़ी जमहूरी निज़ाम का एक ऐसा अजीम शाखर है जहाँ से खुशहाली है, तरक्की है और अमन व अमान का एक खुशनुमा मंजर है, जहाँ पूरी कायनात की हुस्न व खूबी बड़ी सलीके से सजा दी गई है। तमाम मज़ाहिब के लोग आपसी इत्तेहाद व इत्तिफाक से रहने पर ही यकीन करते हैं। यही तनु ही भारत की पेशवा कुव्वत का एक ठोस सबूत है। हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान जिस तेजी से तरक्याती मराहिल तय कर रहा है, यह अपने आप में फकीदुल मिसाल है। सफेद फम अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी के बाद मुल्क ने काफी तरक्याती मंसूबों को अंजाम दिए। मुल्क जहाँ एक तरफ अपने आज़ादी के पहले ही दिन से साइंस, टेक्नोलॉजी समेत दीगर जदीद असली उलूम के इदारे के क़याम को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया। गर्चे हमारे कदीम में कभी हिंदुस्तान तालीम का गहवर रहा होगा, लेकिन आज़ादी से पहले तालीम की सूरत-ए-हाल निहायत बदतर थी। पढ़े लिखे कम नाखवानदगी की तादाद करोड़ों में थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% से ज्यादा ऐसे लोगों की आबादी थी जो पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि आज मुल्क में तालीम की शरह 73% से ज्यादा है। मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क के सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उनके सामने मुल्क की माली हालत को देखते हुए एक तालीमी इदारे खोलना, तालीम की शरह बनाना अव्वलीन तरजीह दी। लेकिन मौलाना ने सिर्फ इतने ही पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तालीम के साथ आला यानी तालीम के नज़्म को ख्वाब देखा और कलील अरसे तक नाखवानदगी की शरह और सुरैया तक ले गए और मज़ीद जद्दोजहद करते हुए अपनी सारी तवानाई इस सिमत में लगा दी। ये उनकी काबिशों और मेहनतों के साथ ही उनकी दूर अंदेशी का समरा था। आज़ादी के फौरन बाद मुल्क में IIT और IIM जैसे नामोर इदारे वजूद में आए, जिनका रुआब और दबदबा आज पूरी दुनिया में कायम है, जिनकी तालीमी अफसर दुनिया की टॉप 10 कंपनी का आला ओहदों पर फायज है। तो वहीं दूसरी तरफ आज मुल्क के दुश्मनों की नजरबंद और वहशी हमलों से हिफाजत के लिए हमारे साइंसदानों ने एक के बाद दीगर नायाब जौहरी एटमी हथियारों के इख्तियार अमल में लाकर मुल्क की सालमियत और बका में एक अहम किरदार अदा किया। तो वहीं आज़ादी से पहले बेरोजगार भूखमरी कस्म परसी के आलम में जी रहे अवाम के लिए बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों की तंसीबात ने बेरोजगारी शरह कम करके खुशहाल हिंदुस्तान की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और मुल्क को खुद कफीली के शहरा पर लाने का ख्वाब जो हमारे घरों ने देखा तो पूरी तरह शर्मिंदा ताबीर हुए। ये सिलसिला ताहनुस बरकरार है और बड़ी तेजी से मुल्क के तूल व अर्ज में तरक्कियात के झंडे गाड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाइबा शाहबाज। ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे, ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे। मैं टूटती सांसों के फसीलों पे खड़ी हूँ। जैसा कि हमारे काबिल दोस्त ने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ पेश किया है उनकी तकरीर को, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं, हमारे मुल्क में हमने अभी 75वां महाउत्सव मनाया। जैसा कि हम सब आज़ादी का 75वां महाउत्सव मना रहे हैं, इन 75 सालों में हमने क्या पाया?
दहशतगर्दी है, तो कहीं इक़्तिदार का लालच, कहीं मजहब का सुबह और कहीं कौम परस्ती। बक़ौल शायर मशरिक़, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, कि ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इस आज़ाद भारत में जहाँ सैकड़ों नदियाँ बहती है, बरसग़ीर के दो सबसे बड़े दरिया गंगा और जमुना भी इसी मुल्क में बहते हैं। लेकिन अफसोस कि हम आबी वसी निज़ाम रखने के बावजूद आए दिन साफ पीने के पानी की किल्लत के शिकार है। बुनियादी तौर पर हम इस वसी ज़राई मुल्क में एक मुनफरिद शनाख्त रखने के बावजूद आए दिन रोज़मर्रा की चीज़ें, फल सब्जी वगैरह के बहरान और आसमान छूती महंगाई हमारे तरक्यात के ख्वाबों को बिखेर रही है। टेक्नोलॉजी से लेके तालीमी रिस्क तक के लिए हम दूसरों के मोहताज है, और हमारे यहाँ हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ रखने वाला हमारा ये मुल्क दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में कहीं नजर नहीं आता। सरमायाकारी से सनती पैदावार में हम खुद को फेल नहीं है, फिर भी हमारे इस मुल्क में गैर मुल्की सनतें फल फूल रही है। हमारा पड़ोसी देश चीन, जिससे हमारे ताल्लुकात तो बेहतर नहीं है, लेकिन उनका सनती हक हिंदुस्तान में एक आला मकाम रखता है। हमारे यहाँ से निकलने वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इसलिए भी बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि हमारे पास हर वो वसाइल नहीं है जिनके बलबूते में हम उन्हें बेहतर काम दिलाकर मुल्क की तामीर व तरक्की में इजाफा कर सके। और मरकजी इक़्तिदार में बैठे हुए लोग आवाम से किए गए वादों को खातिर में नहीं लाते। यही वजह है कि मुल्क में बदगुमानी और करप्शन मुल्क की यूएसपी बनती जा रही है। बहुत खान तैयबा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, कि यही कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। और बस मैं अंजुम की कबा खाक की पहनी मैंने, बस मैं अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। जिंदा का मैं अपने मुल्क की आज़ादी
थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। खान शिफा। सामईन हज़रात, मेरे साथियों और उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए और 15 अगस्त 2022 को हम हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह बड़े जोश और खरोश से मनाई। और क्यों न मनाती, ये कायम हिंदुस्तान की तारीख में एक अलग बात से मनाई। कायम हिंदुस्तान की जद्दोजहद, हमारे बुजुर्गों की अनथक मेहनत, काविशें और अवाम की कुर्बानियां शामिल हैं। बेवाओं की नाजुक जिंदगी के अफसाने शामिल हैं। यतीम बच्चों के आंखें झुकी। मगर अफसोस, आज़ादी के मतवालों ने जिन इक़दार पे आज़ादी और दस्तूर की बुनियाद रखी, क्या वो इक़दार आज जिंदा है? इसका जवाब तलाश करना ज़रूरी है। तो सुन लीजिए, आज इक़दार जिंदा नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज इक़दार जिंदा नहीं है। इन इक़दार को आज के सियासी लोगों ने अपने मफाद के खातिर, कुछ पसंदों को अपने मकसद के खातिर पामाल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वतन अजीज ने जिस कदर तरक्की की, वह हमारे लिए बाइस फख्र है। लेकिन आज के हालात ये है कि लोगों को इनके मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। हकीकी आज़ादी उस वक्त आगे मुमकिन है जब हम अपने अकाबरीन के नक्श कदम पर चलते हुए उनके जमहूरियत की बगावत तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करें। लेकिन आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि गरीब अवाम को कुचल कर सरकारों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। बेशक अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन ये सच नहीं है कि आज़ादी के वक्त जो नफरत के बीच अंग्रेज़ों ने वो कर गए थे, उसकी फसल आज तक हम काट रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहदी तनाज़ा, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा आज हमारा दर्द सर बना हुआ है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम आज़ादी, इक़्तिदार, हुकूक और बुनियादी फ़राइज़ के मानी मफ़हूम को तरस रहे हैं। यकीन नहीं तो पूछिए उस शख्स जिसने बिना कोई जुर्म किए अपनी ज़िंदगी 21 साल जेल में गुजारी। यकीन नहीं तो पूछिए बिल्किस बानो केस में जिसकी माँ के मुजरिम को रिहा कर दिया गया। यकीन नहीं तो पूछिए खुद अपने आप से कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत को क्यों नहीं रोक पाए। पूछिए उन राजस्थान के मुसलमानों से जहाँ पे गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोगों को, एक मुसलमान शख्स को कत्ल कर दिया गया। ये एक मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है और मुल्क में मुसलमानों का DNA तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बकौले इख्तियार आरिफ, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सालिह वसीयत। अस्सलामुअलैकुम सदर जलसा, जनाबे जज और शरीकाने बस। इस दौरे तरक्की में, अमन व हस्ती के माहौल में, वजनदार तालीमी कैंपस में बात करते हुए ऐसे मौजू पर जो वक्त की अहम ज़रूरत है, यानी मेरा मौजू इस वक्त है आज़ादी के 75 सालों में हमने क्या पाया। लिहाजा आज के मुबाहसे के तहत मैं
बहुत बहुत सालिया बहुत खूब। आमीना बशीर, अमीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा, अहले मीज़ान और हाज़रीन मजलिस, मुझको वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे वो लाचार तो नहीं लिख सकते। जान हथेली के लिए बोल रही हूँ जो सच, उसको इस इलाके के अखबार नहीं लिख सकते। आजादी का मफहूम क्या है? आजादी यानी हर शहरी को समाजी, माशी, सियासी, मजहबी, लिसानी हर तरह की मुकम्मल आजादी हो, जहाँ वो खुशगवार माहौल में अपनी जिंदगी बसर करे। आइए मैं आपको ले चलती हूँ हिंदुस्तान की दस्तूर की तरफ, जहाँ दफा नंबर 3 इसे इंसानी हुकूक का चार्टर कहा जाता है। उसमें हर शहरी को मुकम्मल आजादी का ऐलान किया गया है। हाज़रीन मजलिस, आइए आप देखते हैं कि आजादी मिलते हमने क्या खोया। मैं पूरे दलाइल के साथ इस बात को पेश करूंगी कि आजादी मिलते हमने क्या क्या खोया है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 1949 में आजाद हुआ, यानी हमसे 2 साल बाद। लेकिन जब चाइना आजाद हुआ तो चाइना का जीडीपी और हमारा जीडीपी बराबर था। लेकिन अफसोस 2020 तक चाइना का जीडीपी 14,723 बिलियन डॉलर पे पहुंचा और हमारे मुल्क का जीडीपी 2,623 पे पहुंचा। बस इतना ही नहीं, बल्कि चाइना का पर कैपिटा इनकम 2022 में 16,700 डॉलर है और हमारे मुल्क का पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ 6,500 है। इसीलिए मैं बुलंद बांग ऐलान करती हूँ कि हमने 75 सालों में बहुत कुछ खोया है। जनाब जज, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आजादी मिल गई हमने अपना आस्ती को, दस्तूर की अजमत को, अपनी इबादतगाहों को, नजीब की बात से उसके बेटे को, बेगुनाह मोहसिन शेख को, दादरी में अखलाक को, भाईचारे को, रिजर्वेशन को, किसानों के हुकूक को नहीं खोया? बस इतना ही नहीं, बल्कि हमारी माँ बहनों को अपने हुकूक हासिल करने के लिए 40 साल में एक से तो चाहिए मरवा क्या आ गया। तो आप ही बताइए, हमने 75 सालों में क्या नहीं खोया? हाज़रीन महफिल, आइए मैं आपको ले चलती हूँ कुछ हक़ाइक़ की तरफ, जहाँ आज़ादी से कब्ल हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया की दौलत का 27% हिस्सा सिर्फ इसी मुल्क को हासिल था, लेकिन आज 54% कर्जों में डूबे हुए हैं। अफसोस तो इस बात का होता है कि मुल्क में रिश्वतों को बाजार करने आए दिन अपने हुकूक की ले लिया जा रही है। दलितों और गरीबों पे जुल्म की बारिश हो रही है, जहाँ गरीबों को रोटी की बजाय लाठी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ही बताइए, हमने 75 सालों में क्या नहीं खोया? तो कदाई सूरत में सिर्फ एक ही आवाज बुलंद होती है, एक गरीब इंसान मांगे अपने खातिरदान, एक गरीब इंसान मांगे अपने खातिरदान, आजादी के सत्य में रोटी कपड़ा और मकान। बहुत खूब बेटा। रुखसार गुलजार। दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, और तुम भी मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, और तुम भी मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, फिर देखना यहाँ क्या हो नहीं सकता। सदर मजलिस, मेहमानान मोहतरम, हाज़रीन की वकालत इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में पेश करना करारदाद आज़ादी के 75 साल क्या खोया क्या पाया। मैं खाकसार इस मौजू की हिमायत में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहूँगी।
खूब। फातिमा सज्जाद। हालांकि ये बर्बाद कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर्बाद कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं बोल रही हूँ इसलिए जिंदा हूँ, दुनिया किसी घूमे की कहानी नहीं लिखती। सदर का आवाज आगे नहीं था, और ओपन टैलेंट फोरम के आला अहदेदार। ना ही मुझको काफिले शनासी का दावा है और ना ही मैं चेहरा पाने की मानी हूँ, मगर अपने जज्बात की मुतलाकी लहरों को आपकी पेशानी की सिलवटों पर मौजूदा देख पा रही हूँ। जी हाँ हाज़रीन इकराम, इस ऐवान बादशाहों में पेश करदा करारदाद आज़ादी के 75 साल क्या खोया क्या पाया। मैं खाक साहब मेरी आपकी बल्कि हम सब की दिल की दर्द अंगेज सदा बुलंद करते हुए इस पेश करदा करारदाद की मुखालिफत में अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हूँ। बक़ौल शायर थी जिसकी तमन्ना ये शहर वो तो नहीं, थी जिसकी तमन्ना ये शहर वो तो नहीं, शहीदों की कुर्बानियों का समर ये तो नहीं, मसले हुए जज्बे तो कहीं कुचले हुए जिस्म, बापू और आजाद के ख्वाबों का नगर ये तो नहीं। सामईन, आजादी की 75 साल तारीख को बुलबुल नुआगर इकबाल की खिजा रशीद गुलिस्तान की बर्बादी का अफसाना सुनाता है, जिसे उस नबी के फितरत ने सारे जहां से अच्छा करार दिया है। हाज़रीन इकराम, 75 साल इबरत खेज फसाना हमें खून के आंसू रुला रहा है। जी हाँ हाज़रीन, इस नए भारत में मौलाना आजाद के आफा की मोहब्बत के गुलशन के सरसब्ज़ पत्ते फिरका परस्ती की तेज बदुलदारी में टूट कर बिखर रहे हैं। मौजूद सामईन, मुझे कहने दीजिए, वो हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, आज उसी हिंदुस्तान में गौतम बुद्ध की अहिंसा की कश्ती इलाका बाड़ियों के तूफानी थपेड़ों में हिचकोले खा रही है। जी हाँ हाज़रीन, इस जिगर फराज मंजर का नजारा सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? आसाम में उस नीली की अजीम मक्तल पर फातिहा खाने से करे, या मुजफ्फरपुर की शौकत लाशों पर ताज़ियत से करे, या फिर भागलपुर के दिल रुला देने वाले मनाजिर से करे जहाँ आसमान खून बरसा रहा था, या फिर जमशेदपुर, अलीगढ़ और बेंगलोर के यतीम बच्चों की करबला चीखों की बाज़गार सुनते हुए करे, या फिर गुजरात के फसादात जिन्हें हिंदुस्तानी तारीख में सबसे भयानक फसादात का इम्तियाज हासिल है, जहाँ इंसानियत शर्मसार होती है और तो हत्या की बच्चियों की अज़मतों को भी दार दार किया जाता है। गुजरात जलता रहा, सिसकता रहा, अक़लियतों को गाजर मूली की तरह काटा गया, मगर ढिठाई का मुजाहरा करते हुए ये तहरीर पेश की गई कि हरम का रद्द-ए-अमल होता है। जी हाँ हाज़रीन, इस 75 साल तारीख ने हमें हिंदुस्तान से ये नज़ारा भी दिखाया है कि किस तरह लाशों के ढेरों पर सवार होकर मुल्क के आला से आला पुरवकार होने तक पहुंचा जा सकता है। मौजूद सामईन, हमने अमेरिका का दौरा कामयाबी से किया, वतन अजीज इन 75 सालों में एक एटमी मुल्क तो बना, मगर क्या इस बात से इनकार मुमकिन है कि जमहूरियत के सीने को छलनी किया जा रहा है? आज का स्किल इंडिया मॉब लिंचिंग में माहिर हो गया। इन 75 सालों में होना तो ये चाहिए था कि जमहूरियत की जड़ें मजबूत होती, सेकुलर कदरें कामयाबी की नई बुलंदियों को छूती, मगर अफसोस बल्कि दुख होता है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी हेट स्पीचेस के जरिए अक्सरियत फिरके की जहनों में वगैरह मुआफ़े नफरत के बीच सामईन, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, तुम खाते जाओ माल, तुम खींचो सबके खाल, तुम दौड़ तो सारे जाओ, फिर चलो फिर जाओ, फिर बनाओ माल, कानून तुम्हारी ढाल, तुम जियो हजारों साल। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। सानिया फैयाज। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, अहले मीज़ान, जुमला असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस शानदार डिबेट के मुकाबले में जिसका मौजू है आज़ादी के 75 साल, हमने क्या खोया और क्या पाया, मैं आपके सामने इस मौजू के मुवाफ़िक़त में लफ्ज़ कुशाई करने जा रही हूँ। मैं जब
जो जमीन पर परचम लहराने के लिए तरसता था, चांद पर परचम लहराने वाला कहलाया। जब मुख्तलिफ मिशनों की सूरत में, फरमान वज़राए की सूरत में हुक्मरान आते थे, वहाँ इस मुल्क का ठोस मुस्तक़िम और काबिल कबूल आइन बना और मुल्क के हर शहरी को अपना हुक्मरान मुंतखब करने की आज़ादी मिली। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम और आप बखूबी जानते हैं कि गुज़िश्ता 75 वर्षों में हमने कई मुहाज पर नुमायां कामयाबी हासिल की है और मैं तो कहती हूँ कि इनका इरादा मुमकिन नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मुल्क के दस्तूर की तरफ ले चलती हूँ। मुल्क का अपना दस्तूर बना जो कि कई लिहाज से हामिल है। मुल्क का दस्तूर इस लिहाज से काफी अहमियत का हामिल है कि इसने मुल्क के तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की ज़मानत की वजह से इसे पूरी दुनिया में काबिल एहतराम नस्लों से देखा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, तालीमी मैदान में भी जबरदस्त इनकलाब आया। ज़माने कदीम में हिंदुस्तान का भी तालीम का गहवारा रहा होगा, लेकिन आज़ादी के वक्त यहाँ की सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो यहाँ 85% ऐसे लोगों की आबादी थी जो अनपढ़ थे और आज तालीम की शरह 75% से ज़ायद है। हालांकि मुल्क जब आज़ाद हुआ तो यहाँ के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे बड़ा चैलेंज यही था, उन्होंने मेयारे तालीम को बुलंद किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोशिशों के बाद मुल्क को IIT और IIM जैसे इदारे मिले, जिनकी धाक आज भी पूरी दुनिया में कायम है। मुल्क का पहला हिंदी IIT मगरबी बंगाल के खड़गपुर में सन 1951 में और पहला IIM गुजरात के अहमदाबाद में कायम है और आज पूरे मुल्क में IIT के 23 और IIM के 20 इदारे कायम हैं। शोबे मवासिलात में भी हिंदुस्तान ने नुमायां कारकर्दगी हासिल की। वही जब आज़ाद हुआ तो शोबे मवासिलात दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपना मुआवजा करे। फिलहाल हमने 5G के दौर में कदम रखा है। क्रिकेट खेलों में नुमाइंदगी, कॉमनवेल्थ क्रिकेट में कामयाबी, वैसे हम मैदान में आगे, फिर भी मुझसे हमने क्या पाया? मैंने खुशबू के बन खोल दिए, मैंने खुशबू के बन खोल दिए, अब हवा तेज है। खुदा बहुत अच्छा, बहुत खूब। मारिया, जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, अहले मीज़ान, जुमला सदर इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस शानदार डिबेट के मुकाबले में जिसका मौजू है आज़ादी के 75 साल हमने क्या खोया और क्या पाया, मैं इस मौजू की मुखालिफत में लफ्ज़ुशाई करने जा रही हूँ। या रब, ये इल्तिजा है कि करम तू अगर करे, या रब, ये इल्तिजा है कि अगर करम तू करे, वो बात दे जुबां को जो दिल पर असर करे।
बहुत बहुत गुड, बहुत गुड। कादरी अनम। हाज़िरीन मजलिस, आज़ादी के 75 सालों में हमने क्या पाया? मैं कहूँगी कि हमने क्या नहीं पाया, बहुत कुछ हासिल किया। ये जो खुशहाली है, ये जो चौड़ी चौड़ी शाराएं हैं, ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सहूलत, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये तमाम चीज़ें हमने 75 सालों में ही पाया। हमने एक वसीम अरीज़ बेहतरीन दस्तूर पाया है जो तमाम भारतीयों को जात पात की तफरीक न करते हुए मसावी करार देता है। अगर मईशत की बात करें तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में एक नई 5वीं पॉलिसी कायम की जिसे LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने एटम बम बना दिए और आज बहुत बड़ी फौजी ताकत हमारे पास मौजूद है। बड़े हो या छोटे छोटे शहरों में भी आपको आसानी से फ्लाईओवर देखने को मिल जाता है। तालीम की बात करें तो तालीम के मैदान में हमने इतनी तरक्की की है कि हर किस्म के फैकल्टी हमारे यहाँ मौजूद है। मुफ्त और लाजमी तालीम की हिमायत की गई। पहली से 8वीं जमात के तलबा के लिए मिड डे मील का इंतजाम किया गया। इन्हें मुफ्त में किताबें, काफिया, यूनिफॉर्म जैसी सहूलत मुहैया की जा रही है। शरअ तालीम में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट हमारा पूरा इम्तियाज है। आज छोटे से लेकर बड़े के हाथ में स्मार्टफोन दिखाई देते हैं। घरों में LED टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, यहाँ तक कि झाड़ू देने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। आज दुनिया के हर मुल्क में MNCs में बड़े ओहदों पर हिंदुस्तानी फाइज है। ये हमारी कामयाबी रही तो और क्या है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी हमारे यहाँ अपना यूनिट खोलना चाहती है। ज़राए नक़्ल व नक़ल के मैदान में हमने बहुत ही तरक्की की है। शहरों और गाँव को जोड़ने के लिए 4 लेन्स बनाए। पहाड़ों का सिंगल चीरकर हमने कोमल रेलवे बनाई। गरीबी का खात्मा करने के लिए दिल्ली इलाकों में तरक्की पर जोर दिया गया। किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए कर्ज की सहूलत मुहैया की जा रही है। गरीबों को मकान बनाने की सहूलत दी जा रही है। आज बॉलीवुड का नगमा सारी दुनिया में बच रहा है। इंग्लैंड की सरकार शाहरुख खान को सनद बहाल करती है। ये हमारी कामयाबी नहीं तो क्या है। अगर तफसील जानने निकलेंगे ना तो घंटों निकल जाएंगे। एक शेर से मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जब अपना काफिला अज़्म व यकी से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकी से निकलेगा, रास्ता वही से निकलेगा जहाँ से चाहो। खुदा बहुत बहुत रुकैया। शाही का जहां आज भी करगस का जहां है, शाही का जहां आज भी करगस का जहां है, मिलती हुई मुल्ला से मुजाहिद की अज़ा है, माना कि सितारों से भी आगे है जहां और, माना कि सितारों से भी आगे है जहां और, शाही में मगर ताकत परवाज़ कहां है। सामईन इकराम, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका इनायत किया गया है वो दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि आज़ादी के 75 सालों में हमने क्या खोया। आज़ादी के पहले और बाद हमें ये वतन बहुत कुछ खो चुके हैं। मज़ीद खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आज भी मुल्क की आवाम मुखलिसी और कसम खुशी की जिंदगी जी रहे और कौड़ी के भाव में आए दिन इज्जत है नफ्स और सब तहम्मुल सरे बाजार में नाम हो गए। हमने सफेद खाक अंग्रेजों से अपने वतन की जमीन का हर एक टुकड़ा का आज़ाद करा लिया, लेकिन आज़ादी के 75 सालों बाद भी हमारे हुक्मरान मुल्क को गुर्बत इख्तियार और महरूमियत से आज़ादी नहीं दिला सके। मेरे नज़दीक मुल्क की तरक्की और उसके आला इक़्तिदार उस वक्त बहाल होंगे जब अवामी सहूलियत और उसके रहन-सहन पर हुकूमतें संजीदा होंगी। लेकिन जब मुल्क का अकाल पर मुसीबत की घड़ी आती है तब हम इक़्तिदार और इनके अहलकारों की तरफ से ढेर सारे वादे तो किए जाते हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उन सारे वादों को सरखाने में डाल दिया जाता है और फिर उस वक्त तक नहीं याद किया जाता जब तक अगला साल आपको पसीना हो जाए। आज हम आज़ादी का 75वां भी बहुत सौ मना रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क तरक्की के एतबार से इतने पीछे है कि हमारे हुक्मरानों को मुल्क चलाने के लिए दूसरे ममालिक से कर्ज लेना पड़ रहा है और तो और उनकी शराइत का भी इहतराम करना पड़ रहा है। आज सेक्युलरिज्म
माशाअल्लाह बच्चों, ये पहला राउंड खत्म हो चुका है जो 3 मिनट का था, और इस राउंड में उतार चढ़ाव हमने काफी देखे। तो आप दूसरे राउंड में हम चलते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट का रहेगा। ये रिपीटेशन राउंड है, आप रिफ्यूट कर सकते हैं, आप भी आपके साथी के बात को या इस तमाम जो बैठे हुए उनकी, आप भी उसी तरह इसका कर सकते हैं। हम दूसरे राउंड के लिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। फातिमा नसीर। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। अजी साहब, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। अभी अभी मेरी बहन ने कहा कि हमने भाईचारा खो दिया, इंसानियत खो दी, मजहब के मजहब को। तो मैं आपको बता दूं कि 4 जून 2020 में साइक्लोन के वक्त खूब तबाही हुई, खूब जानी व माली नुकसान हुआ। आपने भी देखा है वो मंजर। लोगों ने जात-पात के फर्क को बालाए ताक रखकर इंसानियत का भरपूर मुजाहिरा किया। इंसानियत खत्म नहीं हुई मेरी बहन, इंसानियत आज भी जिंदा है। क्यों? सही कह रही हूँ ना? आप इस हकीकत को कैसे झुठला सकती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इत्तेहाद के साथ रहते हैं। इत्तेहाद का ये एहसास हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। फिर वो इत्तेहाद ज़ाहिरी हो या बातिनी, हमें रहना तो इसी मुल्क में ही है ना। मेरी मुखालिफिन ये भी कह रही है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो मैं आपको बता दूं कि जिसने गाड़ी खरीदी है वो पेट्रोल भी खरीदेगा, जिसने गाड़ी खरीदी है वो पेट्रोल भी खरीदेगा। अजी साहब, हिंदुस्तान का ये नौजवान है, यही तो मुल्क की तकदीर बदलेगा। मेरी मुखालिफिन ये भी कह रही है कि मुल्क में बेरोजगारी आम है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.00% थी, वो आज 2021 के 5.98% तक कम हुई है। फिर भी आप कह रही है कि मुल्क में बेरोजगारी आम है। मेरी मुखालिफिन ये भी कह रही है कि मुल्क की मईशत अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। तो क्या आप ये बात नहीं जानती कि हमारे मुल्क का शुमार दुनिया की 10 उभरती हुई मईशी ताकतों में हो रहा है? आज हम ये फख्र से कह सकते हैं कि हमारा मुल्क चीन और अमेरिका जैसे ममालिक के शाना बशाना खड़ा है। पत्थर नहीं पहाड़ सा हौसला है, पत्थर नहीं पहाड़ सा हौसला है, मुश्किलों की हथौड़ी जिसे तोड़ नहीं सकती। हम हिंदुस्तानी कश्ती नहीं वो जहाज है, हम हिंदुस्तानी कश्ती नहीं वो जहाज है, आंधी आज जिनका रुख मोड़ नहीं सकती। लिहाजा मैं अब भी अपनी बात पर मजबूती से डटी हूँ कि हमने पाया, बहुत कुछ पाया है। बहुत खूब। रोजबीन इमरान। हर बात का महकम जवाब रखती हूँ, हर बात का महकम जवाब रखती हूँ। जमाना ताब न लाए वो ताब रखती हूँ। अभी अभी मेरी बहन ने कहा कि औरतों को बराबर कहा दिया जाता है, तो क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि आज भी औरतों की इस्मतें तार-तार हो रही हैं, आज
बहुत अच्छे। समीरा रियाज। रिवायतों की सफेद तौर पर पढ़ो वरना, रिवायतों की सफेद तौर पर पढ़ो वरना जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देंगे। हाजिरीन महफिल, आज़ादी किसी भी कौम के लिए नेमत बेबहा से कम नहीं। आज़ादी का मतलब हर शख्स को खुली फिजा में सांस लेने का हक है। आज़ादी एक बेशबहा नेमत, कुदरत का बेहद अनमोल तोहफा और जिंदगी जीने का असल एहसास है। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि जिस तरह माशरे में शख्स की आज़ादी निहायत अहम है, उससे कई ज्यादा इज्तिमाई आज़ादी की अहमियत और ज़रूरत है। इस वक्त हम आज़ादी का 75वां महाउत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। ये सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि एक खास त्योहार भी है जिसे हम हिंदुस्तानी अवाम निहायत जोश व खरोश और तर्स व एहतिशाम के साथ हर साल मनाते हैं। और आज़ादी के बाद तरक्याती मंसूबों को और खुशहाल हिंदुस्तान की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और खुद मुल्क को खुद कफीले के शाहरा पर लाने का ख्वाब जो हमारे बड़ों ने देखा तो पूरी तरह शर्मिंदा ताबीर हुए। मैं आप तमाम हजरात के सामने तरक्याती मंसूबे के चंद मिसालों का जिक्र करना मुनासिब समझती हूँ जो हमें आज़ादी के बाद हासिल हुई। एक वक्त था कि मुल्क में खाने की किल्लत थी, कहे साली आम बात थी जिसकी वजह से भूखमरी की नौबत आ जाती थी। लेकिन आज हिंदुस्तान इस बुहरान से पूरी तरह आजाद हो चुका है। आज हमारा मुल्क न सिर्फ एक ग़िज़ा और ग़िज़ायत के मामले में मुतकफिल है बल्कि दूसरे मुल्कों में अपनी अशिया एक्सपोर्ट करने के काबिल भी बन गया है। 1960 की दहाई में सब्ज इनकलाब से मुल्क को रोशनास कराया गया। इसके बाद मुल्क की ज़िराअत में वाकई एक इनकलाब आ गया। 1970 में ऑपरेशन फील्ड के नाम से सफेद इनकलाब की मुहिम चलाई गई। अमूल कंपनी के बारे डॉक्टर कुरियन ने अपनी मुहिम के तहत दूध की पैदावार में नुमाया खिदमत अंजाम दी। 1991 में सुनहरे इनकलाब की मुहिम चलाई गई जिसके तहत फल और तरकारी की काश्त में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क न सिर्फ खुद कफील हो गया बल्कि दूसरे मुल्कों में अपनी अशिया एक्सपोर्ट करने के काबिल भी बन गया। ये वो तरक्की के सुनहरे दौर है जब हमें आज़ादी के बाद आज़ादी के 75 सालों में बड़े आसानी के साथ फराहम हो सके। थैंक यू। लाइवा शाहबाज। अब इसका फैसला तो शायद वक्त भी न कर सके, अब इसका फैसला तो शायद वक्त भी न कर सके कि सच कौन बोलता है और अदाकार कौन है। आइए हम लोग अपने अंदर उस हिंदुस्तान को तलाश करने की कोशिश करते हैं जिसकी तरक्यात के सुनहरे ख्वाबों का किस्सा अब भी हमारे काबिल दोस्त ने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ पेश किया। आइए हम उस हिंदुस्तान को तलाश करने की कोशिश करते हैं
को